8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज हम इसका 8वां अध्याय लेते हैं, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ये M807 और 808 का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। पहले इसका ये पाठ है, इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसमें जो जैसा दिया गया है उसको पहले पूरा पढ़ लीजिए। ये रहा पेज नंबर 47 और इसी का ये दूसरा पेज है 48। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की गई, इसको भी समझ लेना है। पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और ये है पेज नंबर 48। अब आते हैं असली शुरू यहाँ से कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ठीक है जी। तो एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो एक पद तो पहले से है, द्विपद बाद में है। तो एक पद का जब द्विपद में गुणा करते हैं तो वो द्विपद में ही मिक्स हो जाता है, यानी द्विपद ही बन जाता है। ठीक है जी। तो एक पद का द्विपद में गुणा करने पर वो द्विपद ही होता है। तो किस में आ जाएगा? द्विपद में। तो ये कहाँ पर है? बी में। दूसरा प्रश्न ये है कि ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 3 है, फिर a गुणे a गुणे a, फिर b गुणे b का गुणनफल होगा। तो इसको गुणा कैसे किया जाता है? जितने भी अंक होते हैं उनको गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 लिख लीजिए। फिर a कितने हैं? 1 2 3, यानी a की घात 3 और b की घात 2। ये कहाँ पर है? देखिए 24 a की घात 3 b की घात 2 किस में है? डी में। तो ये डी में गोला लगा लेना है। ठीक है। अब आते हैं तीसरा। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4xy और चौड़ाई 6y²। तो 4 छंग 24 और x का तो x ही रहेगा और y की घात 3। तो 24 x और y की घात 3 कहाँ पर है? ये c में है। तो ये लिख दीजिए। 3 अंदर की तरफ धसा है, लेकिन ये समझिए बाहर ही है। ठीक है ना। y की घात 3 है, तो ये c पर लिखा हुआ है, तो c में गोला लगा लीजिए। चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक 7x-4 मीटर लंबे तार में से 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? ठीक है जी। इतने में से इतना काटना है तो जाहिर है कि वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको इसमें से घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो क्या होगा? 7x में से 3x घटेगा तो बनेगा 4x, और ऋण 4 में से जब इसको घटाएंगे तो धन 4 बन जाएगा। तो ये तो घट गया, कट गया। तो 7x में से 3x गया, 4x भर बचेगा। तो ये कहाँ पर है? ये डी में है। तो डी में गोला लगा लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 ये कह रहे हैं कि तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x-5 मीटर है, तो आने जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? भाई जितना जाएगा तो उतना आप वापस भी आएगा, यानी x-8 को 2 बार जोड़ दीजिए, यानी इतना चला और उतना ही वापस आया। तो x में x जुड़ा तो 2x बन गया और 8 और 8 जुड़ के 16 हो गए। तो 2x-16 मीटर कहाँ पर है? b में है। तो यहाँ पर आपको b में गोला लगा लेना है। ठीक है, ये गोला लग गया। अब आ जाते हैं इसी का अगला प्रश्न, यानी कि 6वां प्रश्न। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। ठीक है जी, कर दो। तो प्रश्न 6 कह रहे हैं कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि p² ऋण 7pq ऋण q² और ऋण 3p² ऋण 2pq धन 7q² को जोड़ना है, यानी इसको जोड़ दीजिए। क्या करना है? पहले ये वाला पद इधर 2 हैं तो 2 पद को मतलब 2 सवाल हैं, एक सवाल को पहले इधर कर लेते हैं, दूसरे सवाल को इधर करते हैं, क्योंकि जगह बहुत सीमित है। ठीक है ना। तो
इसको इधर बाएं तरफ रख लिया, इसको दाहिने तरफ रख लिया और धन का चिन्ह लगा दिया। ये तो समझ में आता है योगफल के लिए। फिर इसको खोल दिया जाता है, तो ये वाला पद तो यहाँ से यहाँ तक में आ गया। फिर धन में ऋण का गुणा करने पर ऋण, यानी कि धनात्मक अगर लिखा है तो जो जिस प्रकार चिन्ह के साथ वैसे ही ये सारे चिन्ह आ जाएंगे। अब क्या करना है, समान घात के पदों को एक साथ लीजिए और उसी क्रम में बढ़ाते चले जाएं। तो पी स्क्वायर यहाँ पर है और 3p स्क्वायर यहाँ पर है, तो इनको पास में रख लीजिए। फिर पी क्यू वाला ले लीजिए, तो पी क्यू वाला एक इधर है एक इधर है, ये दोनों रख लीजिए। फिर ये क्यू स्क्वायर वाला है तो यहाँ ले लीजिए और ये ले लीजिए। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पद थे, 6 पद हो गए इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पूरे हो गए। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, तो पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, यानी इसमें से इसको घटाया तो बचेगा ऋण 2p स्क्वायर। और ऋण ऋण यानी कि 7pq और ऋण 2q दोनों एक तरफ है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे ऋण में, यानी उधारी और उधारी जब बड़ा उधारी, तो ये ऋण 9pq हो गया। और इसमें देखेंगे 7q स्क्वायर में से 1q स्क्वायर घट गया तो 6q स्क्वायर बचा, तो ये आ गया पहला। इसी तरह इसमें ये दूसरे को ले लीजिए, तो ये जो दूसरा वाला है इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। ये लो, इस वाले को इधर रखा और की जगह धन का चिन्ह लगाया और इस वाले को इधर रख लिए। अब क्या करना है, पदों को खोल दीजिए, तो ये खुल गया। खोलने के बाद समान पद इकट्ठा कर लीजिए, तो ए बी के साथ ए बी, बी सी के साथ बी सी और सी ए के साथ सी ए रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देख लो क्या हो रहा है। ए बी में से ए बी चला गया शून्य, फिर बी सी में से बी सी चला गया ये भी शून्य, सी ए में से सी ए चला गया ये भी शून्य, अर्थात शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो ये सारा का सारा मामला शून्य ही रहेगा। सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि 9y स्क्वायर धन वाई एक्स ऋण 3x स्क्वायर ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y स्क्वायर धन 5xy धन 2x स्क्वायर ऋण 3y को घटाइए। तो ये वाला पद बाएं तरफ रख लीजिए और इधर वाले पद को दाहिने तरफ रख के ऋण का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। घट गया। अब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ तक तो पूरे पद आ जाएगी। अब इस ऋण का पूरे में गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, अंक तो नहीं बदलेंगे पर चिन्ह जरूर बदल जाएंगे। जैसे ये वाला ऋण में चला जाएगा, ये ऋण में ऋण का गुणा धन बन जाएगा, तो ये पद आ गया। इस ऋण में धन का गुणा करने पर ऋण बन गया, फिर ये पद आ गया। इस ऋण का इस धन में गुणा ये ऋण आ गया, ये फिर ये पद आ गया। इस ऋण का इस ऋण में गुणा धन आ गया, फिर ये पद आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब समान पदों को आप इकट्ठा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 9y स्क्वायर और इधर से 7y स्क्वायर, फिर इधर से xy, तो xy इधर से जहाँ ढूंढ ढांड के लिए आइए, इधर xy, फिर ये x स्क्वायर वाला पद, इधर से x स्क्वायर वाला ये आ गया। फिर y वाला पद, तो y वाला पद 6y और इधर ये 3y है। अब क्या बचता है, इधर से और कुछ बचा, इधर से x वाला पद है तो x वाला पद और ये ऋण 6, तो ये ऋण 6 और तो कुछ बचा नहीं। अब गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब लिखने में कोई त्रुटि नहीं है। अब जोड़ घटा लीजिए, तो 9 और ये समान पद जुड़ घट जाएंगे, तो 9 7 16y स्क्वायर, और ये देखिए इसमें से ऋण वाला इससे ज़्यादा है तो ऋण का चिन्ह रहेगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है धनात्मक है तो 1 तो कम हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए ऋण 3 ऋण 2 ये दोनों ऋणात्मक है तो ये ऋण 5 बन गया x स्क्वायर के पद में। इधर देखिए ऋण 6y धन 3y, ऋण ज़्यादा है धन कम है तो घटेगा तो चिन्ह ऋण का ही रहेगा, तो 6 में से 3 गया ऋण 3 हो गया। अब ये दोनों तो अलग अलग हैं तो इनको वैसे ही रख दिया, बस यही आंसर हो गया। आठवां कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई 7x चौड़ाई 2x धन 1 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल तो सीधा सीधा होता है, एक आयत बना लेते हैं समझने के लिए। ये रही लंबाई और ये रही चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई,
तो लंबाई की जगह ये वाला लगा दीजिए, चौड़ाई की जगह ये लगाइए, इसका गुणा कर दीजिए। तो 7 दूनी 14, x में x का गुणा एक्स स्क्वायर और 1 में 7 का गुणा 7x। और ये काहे में आएगा, चूँकि क्षेत्रफल है तो इसकी वर्ग इकाई, जो भी इकाई यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तब भी इसको आपको ऐड करना है, इतनी वर्ग इकाई। ठीक है। अब 9वां लेते हैं कि 5y में गुणा करना है, 5y ऋण 6, ये ब्रैकेट का मतलब ही गुणा है। ठीक है ना, बोर्ड मास का नियम है ना, काकर के पुन भाग कर फिर गुण ले सुजान, को का भाग युद्ध है ना, और उसके पहले सब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है ना, तो ये पहले लगाया जाता है। तो इसमें बोलेंगे 4y गुणे 5 ऋण 6, यानी इन दोनों में 4y का गुणा है। धन 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसका 4 को y का गुणा कर दीजिए, तो संख्या वही रही, जो व्यंजक वही रहा जो तो है। 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, y की घात 2, फिर 4 का ऋण 6 में गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, और ये y साथ में आएगा। ठीक है, और ये तो अलग है तो इसको अलग रख दिया। अब ये तो व्यंजक सरल हुआ। अब इसमें कह रहे हैं y का मान 4 रखो, तो रख देते हैं जी। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 धर दीजिए। तो ये 20 y की जगह 4 का वर्ग ऋण 24 y की जगह 4, और फिर ये बचा 4। तो 20 और 4 चौके 16 है, और इसका इसमें गुणा करना है। तो 16 दूनी 32 अर्थात 320, 24 चौके 96, ये ऋण का और ये धन का, ये दोनों जोड़ के इसमें घटा दीजिए तो आ जाएगा 228। अब इसमें तो कोई इकाई फिकाई नहीं है नहीं, तो बिल्कुल वैसा ही लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10वां ये कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये x धन 5 लिखा है, x धन 2, ये तो तीर अपने से बना लीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बारे में हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई। देखने में क्या लग रहा है आपको, आयत लग रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई x धन 5 है, चौड़ाई x धन 2 है, गुणे का चिन्ह ना भी लगाएंगे तो ब्रैकेट का मतलब ही गुणा है। अब x का इस x में गुणा तो एक्स स्क्वायर, फिर इसी x का इस 2 में पहले तो इसका पूरा गुणा किया है, तो 5 का x में गुणा किया 5x। अब ये पूरा खाली हो गया, अब 2 वाले का ले लो, तो 2 का x में गुणा किया 2x, और 2 पंचे 10, ये धन का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे समान पद, और ये 10, ये हल हो गया। अब क्षेत्रफल काहे में लिखा जाता है, वर्ग और जो भी इकाई होती है, तो यहाँ पर कोई इकाई नहीं दी तो वर्ग इकाई लिख के छोड़ देना है हमको। तो ये हो जाएगा 10वां। अब आते हैं 11वां। 11वां क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निम्न लिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, प्रत्येक का आयतन। देखो जी, लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा होता है तो क्षेत्रफल बनता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई दोनों शब्द चलते हैं। तो इस अगर 3 चीज़ें हैं तो हमेशा आयतन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इसका तो इन्होंने करके दिखा दिया। 4 3 12 दूनी 24, और इन जो चर राशि हैं x y z, तो ये आयतन बन गया। ठीक है, हालांकि ये इकाई भी लिख देना चाहिए, घन इकाई या घन जो भी दिया है, तो यहाँ पर चूँकि कुछ लिखा नहीं है तो आप भी ऐसा उतना ही लिखिए, है ना। वैसे इसे घन इकाई ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, ये समझने के लिए। ठीक है, आपको तो 2 A 5 B 7 C, तो 2 पंचे 10 सत्ते 70, और A B C, तो ये भी लगा दीजिए, ये गुणे में रहेंगे, ये डॉट भी नहीं लगाना, सीधा सीधा। तो इसका मतलब है ये आपस में गुणा है, क्योंकि सारे पद अलग अलग टाइप के। अगर समान पद होते तो वो घात में चढ़ जाता। जैसे यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर धन चौड़ाई में है, क्यू आर स्क्वायर और आर पी। तो देखिए पी की घात 2 इधर है, पी की घात 1 इधर है, तो घातें जुड़ जाती हैं। एक का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं तो घात तब भी एक ही होती है। ठीक है ना, तो ये बन गया पी की घात 2 और पी की घात 1, यानी पी की घात 3। क्यू में कितना है 2, और इधर 1 क्यू है, तो क्यू की घात भी 3 हो गया।
और आर की घात 2 इधर है और आर की घात 1, तो आर की घात 3 यानी पी की घात 2, क्यू की घात 3, पी की घात 3, क्यू की घात 3, आर की घात 3, यानी पी क्यू आर तीनों की घातें 3 हैं। ये इसका आंसर होगा। आयतन निकल आया। इसी तरह इसमें देख लीजिए, 3 ऋण के 3 एल स्क्वायर एम, फिर ऋण के 6 एम स्क्वायर एन, फिर ऋण का एन स्क्वायर एल सबका गुणा करना है। तो जी अंकों का गुणा करना है, अंक माने अचर राशि। तो 3 छंग 18, ठीक है। देखिए 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण, तो जब ऋणात्मक संख्याएं विषम संख्या में होती हैं तब चिन्ह ऋण का रहेगा। अगर ऋणात्मक चिन्ह जो है सॉरी ऋणात्मक चिन्ह सम संख्या में होते तो यहाँ चिन्ह आता था धनात्मक। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 है। 3 माने विषम संख्या में है। अब विषम संख्या में है तो यहाँ पे हमने चिन्ह लिया ऋणात्मक। अब तो देखिए आगे चलते हैं। तो 3 छंग 18 है, एन अंक इधर तो कुछ है ही नहीं, एक ही है, तो 1 का 18 में गुणा तो 18 आया। चिन्ह कौन सा आया? विषम संख्या की वजह से ऋण आ गया, ठीक है। अब एल की घात 2 और एक इधर, तो एल की घात 3, एम इधर 1 की घात में है, यहाँ पर 2 की घात में है, तो ये भी बन गया एम की घात 3, और एन की घात 1 और एन की घात 2, तो ये बन गया एन की घात भी 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स और इधर ऋण वाई जेड और इधर एक्स वाई जेड। अब देखिए इन तीनों में केवल एक ही ऋण है, यानी विषम संख्या में है तो ये ऋण ही रहेगा, ठीक है ना। अब x का इस x के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, इस y का इस y के साथ गुणा तो वाई स्क्वायर, और इस z का इस z के साथ गुणा z की घाते 2 या z स्क्वायर हो गया। तो इस तरह जो है ये सारे मिलके घन बन गया, यानी 3 पदों में आ गया, ठीक है ना। 3 पद नहीं, मतलब पद तो एक ही कहलाए, ये भले सारे 3 अलग अलग व्यंजक हैं, ये राशियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये घन में आ गया। अब इसमें 12वां ये कह रहे हैं कि किसी वर्ग की परिमाप 8a² b² है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 1 भुजा गुणे 4, तो 1 भुजा गुणे 4 और परिमाप पहले से ऑलरेडी दे रखा है 8a² b², तो भुजा बराबर हो जाएगी, इसका 4 में भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8 यानी 2a² b², ये तो भुजा निकल आई। अब क्या करना है, जब भुजा निकल आई तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग, भुजा ये है 2a² b², इसका वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग हो गया 4, a का वर्ग हो जाएगा डबल, मतलब a का दुगना a की घात 2 का दुगना a की घात 4, और b की घात 2 का दुगना b की घात 4। अब ये क्या है? क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई लिख देंगे। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए नीचे दी गई आकृति ए और बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना? तो ये आकृति दी है, इधर ये आकृति दी है। तो चलो जी, ये कहलाता है लंबाई, ये कहलाता है चौड़ाई, ये लंबाई इसका, ये इसका, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए का क्षेत्रफल इधर तथा बी का क्षेत्रफल इधर। तो ए का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें कितना है? 2x और 4x, तो 2x में 4x का गुणा, इधर 3x में से 3x का गुणा, तो 4 दूनी 8x², और इधर 3 त्रिकाई 9x²। अब चूँकि इनके जो चर पद हैं वो तो दोनों के समान हैं, तो अचर पद की तुलना कर लो। तो 9 और बड़ा है कि 8, जाहिर है 9x² बड़ा होता है x² से, और ये कहाँ से बना है? ये बना है b वाले से, तो आकृति b का क्षेत्रफल अधिक है। साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि कितना, तो इस 9 में से 9x² में से 8x² कम कर दो, तो केवल 1x² बचेगा, यानी कि x² यही अधिक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसी का 14वां। तो 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक xy ऋण yz और xy धन yz, ये इसका गुणा करिए, फिर जोड़ना है yz धन zx को yz ऋण zx से, फिर उसको भी जोड़ना है zx धन xy को zx ऋण xy से, यानी कि ये
व्यंजकों के अलग अलग 3 पद हैं, इनको जोड़ के हल कर देना है। सरल कर दिए माने हल करके जोड़ दें। तो चलो जी, तो पहले इन सब को खोल के हल कर लेते हैं। तो एक्स वाई का इस एक्स में गुणा हुआ तो एक्स ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको इसमें गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर जेड बना। फिर इस ऋण वाई जेड को इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला पद बन गया है, एक्स वाई स्क्वायर जेड बन गया। और इस ऋण वाई जेड को फिर इसमें गुणा किया तो ये वाला पद बन गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पद ये आया। अब इसको शुरू करिए, चूँकि धन है तो धन तो चिन्ह लगाइए। इसका इसमें गुणा किया तो ये पद बन गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका इसमें गुणा किया तो ये वाला पद बन गया। और धनात्मक का इस धनात्मक से गुणा किया तो जेड, और इसमें लिखा तो ये वाला बन गया। कहाँ गया? अब इससे गुणा करना है। जेड का वाई जेड में गुणा किया तो जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई कहाँ है? ये पद उसी क्रम में लिखना है, एक्स वाई जेड के रूप में, ठीक है ना। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये मतलब बिल्कुल क्रम में रखना है आपको। तो जेड का इसमें गुणा किया तो ये वाला पद निकल आया जेड एक्स का जेड एक्स में। और इसका इसमें गुणा किया तो ये वाला पद, इसका इसमें गुणा किया तो ये वाला पद, और इसका इसमें गुणा किया तो ये पद। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सारे पद हो गए, यानी कि ये इतने पद निकला है। अब इनको क्या करना, समान पदों को एक साथ रख देना है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ये रखा तो जहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसको उधर उठा लाए। फिर इस वाले पद को यानी एक्स वाई स्क्वायर जेड के पद में लेना है तो यहाँ से उठा के लगा दिए। ऐसे ही सबको व्यवस्थित करते जाएंगे, सटा सटा के रख दिया। देखेंगे ध्यान से कि ये एक धनात्मक है कि एक ऋणात्मक, तो ये शून्य बन गया। एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो इससे शून्य बन गया। एक ऋणात्मक एक धनात्मक ये शून्य बन गया। एक ऋणात्मक एक धनात्मक वही सेम पद ये शून्य। ये ऋणात्मक ये धनात्मक तो भी शून्य। ये ऋणात्मक ये धनात्मक तो भी शून्य। अर्थात ये सारे हल होने के बाद शून्य ही हो गया। 15वां भी देख लीजिए। नीचे दी गई आकृतियां इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती है। इसका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कर लीजिए। यदि ये आकृतियां हैं, ऐसे पैटर्न बढ़ रहा है तो इस पैटर्न को जारी रखते हुए एक तो आकृति बनाइए 6 नंबर की। तो 6 नंबर की आकृति, इसमें देखिए एक है, एक एक इधर बढ़ा है ना। फिर इसमें देखिए इस आकृति में एक तो सेंटर में है, 2 बढ़ गए, फिर सेंटर में 3 3 बढ़ गए, फिर सेंटर में 4 4 बढ़ गए, ये सेंटर में रख के 5 5 बढ़ा दीजिए। ऐसे ही तो पैटर्न बढ़ रहा है। तो ये तो आकृति बन गई। अब आगे कह रहे हैं कि स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। तो इसको देखिए किस प्रकार संबंधित है। प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगुने से एक कम है। मतलब जैसे इसका एक वर्ग करेंगे, एक का वर्ग एक तो शुरुआत हो गई। अगला 2 आता है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से एक कम 3। तीसरे नंबर पे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 है ना, 2 के बाद। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि मतलब जो तीसरा वाले दुगुने से, मतलब वर्ग से नहीं दुगुने से, तो 3 दूनी 6, 6 में से एक कम तो 5। इसमें देखेंगे तो ये चौथी आकृति, तो चौथी आकृति में 4 दूनी 8, 8 में से एक कम 7। पाँचवीं आकृति 5 दूनी 10, 10 में से एक कम 9, गिन लीजिए 4 4 8 1 9। तो 11। ये जो छठवीं आकृति बनेगी तो कितनी हो जाएंगी, इसमें कितने थे? 6 दूनी 12 में से एक कम, यानी 11 डब्बे बनेंगे, तो वही दुगने में से एक कम है। फिर आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न चिन्ह 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखिए। तो समीकरण क्या बन रहा था, ये जो है सिस्टम वो दुगने में से एक कम है, यानी टोटल जो है उसके जो भी ये आकृतियाँ पड़ रही हैं, नंबर ऑफ आकृति, तो 2n में से एक कम, यानी t बराबर 2n - 1, ये इसका समीकरण बन गया। बात समझ में आई? तो इस तरह ये प्रश्न अध्याय 8 समाप्त होता है।